बहुत बढ़िया, इनके लिए क्लैपिंग। बेटा क्लैपिंग सिखा रखी है ना आपको, क्लैपिंग। बस बस बस। ऐसा है क्या? अब मेरे वालों की क्लैपिंग देखेंगे? हाँ, 3 टाइम क्लैपिंग शुरू का। आया? ठीक है, आप लोगों की अच्छी है हमसे, है ना? तो उससे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा एनडीआरएफ के बारे में। एनडीआरएफ, व्हाट इज एनडीआरएफ? एनडीआरएफ की फुल फॉर्म किसको पता है सबसे पहले? एनडीआरएफ की फुल फॉर्म किसको पता है? हैंड रेज कर सकता है, बता सकता है? बैठे बैठे बताओ। हैंड रेज करना है ताकि मेरे को पता लगे। बैठे बैठे बताना है। बहुत बढ़िया, इनके लिए क्लैपिंग। एक दो बार नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है जी। क्या काम करती है? डिजास्टर के टाइम पे रेस्क्यू का काम करती है, ठीक है। जब कोई आपदा आ जाती है तो हम लोग वहां पहुंचते हैं और वो जिस प्रकार की आपदा आएगी वो हम बताएंगे आगे कौन कौन सी आपदा होती है ना। उन सारी आपदाओं में हम लोग जो हमारे लोग फंसे हुए हैं वहां पे उनको सेफ प्लेस पर लेके जाते हैं, उनको इवैक्यूएशन करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, ठीक है जी। टोटल 16 बटालियंस हैं एनडीआरएफ की भारतवर्ष में। अलग अलग स्टेट में 16 जगह हमारी बटालियंस बैठी हुई हैं और जिस बटालियन से हम आए हैं वो बठिंडा में, पंजाब में। और सभी बटालियनों का एक एरिया है, एक निश्चित एरिया डिफाइन किया हुआ है कि आप इसी एरिया में काम करेंगे। तो जो हमारी वाली बटालियन है उसका एरिया है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। जब भी यहाँ तीनों जगह पे जब भी कोई डिजास्टर आएगा तो हम लोग उसमें एक्ट करें, ठीक है। समझ आया? तो कहाँ से आए हैं हम लोग? एनडीआरएफ से आए हैं और आज आपको डिजास्टर के बारे में बताएंगे। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई डिजास्टर आएगा तो सबसे पहला जो रिएक्ट कौन करेगा? आप लोग करेंगे ना। जो फंसा है उसमें या जो उसके आसपास के लोग हैं वही रिएक्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ जानकारियां होंगी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, प्लस जो विक्टिम उसमें फंसा हुआ है उसको अगर टाइम पे इवैक्यूएशन मिला, उसको टाइम पे पीएसटी मिली तो उसकी जान भी बच सकती है ना। अभी हम लोग बठिंडा बैठे हैं, वहां से आने में टाइम लगेगा ना टाइम। उस टाइम में आप लोगों को क्या करना है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। समझ आया सबको? चलो ठीक है। अभी उन्होंने जो आंसर किया वो किया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर, है ना। टाइप्स ऑफ डिजास्टर बताया। कहानी की तरह मैं आपको बताऊंगा ना। कहानी की तरह समझना इजी होता है ना। आपके टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते होंगे आपको, कहानी बना के बताते हैं। तो हम कहानी बना के बताते हैं। कहानी में क्या है, हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और भूकंप आ जाएगा। आवाज आ रही है? पीछे वालों को आ रही है? पीछे वालों को आवाज आ रही है? पीछे वालों को आवाज आ रही है? पीछे वाले बोलो, बताओ। गूंज रही है? समझ आ रही है? कोई नहीं बता रहा, इसका मतलब नहीं आ रही है ना। चलो ऐसे ही करते हैं। पीछे वालों को अब तो आ रही है आवाज? अभी एक सिनेरियो क्रिएट कर ले हम लोग। उस सिनेरियो में क्या है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं साथ में, ठीक है। आपका लेक्चर चला हुआ है। इसी दरमियान क्या आ जाए, भूकंप आ जाए। अभी हम कौन से फ्लोर पे हैं? सेकंड फ्लोर है? फर्स्ट है। क्लास के बाद देखना कि फर्स्ट है कि सेकंड है। हाँ, पर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है ना, ऊपर है हम लोग। तो क्या करेंगे, भूकंप आ जाएगा तो कोई भी बताइए। अभी लोग आप लोग आराम से बैठे, पीछे लोग दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिख रहा होगा, इसलिए मैंने बच्चे दिख रहा है। ये तो ऊपर बैठे हैं, तो आराम से बैठ के देखो। बताओ क्या होता है, भूकंप आ गया अभी तो क्या करेंगे हम लोग? एक बताओ, कोई एक सब बताओ, कौन बता रहा? नहीं, अभी क्या करना है, देखो इसको समझो। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो सब आपने बता दी, बहुत अच्छी बात है।
अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, भूकंप आ गया, क्या करेंगे? एक सिंपल वर्ड में आंसर दो, क्या करेंगे? वेरी गुड, इनके लिए तालियां। जैसे एक स्टूडेंट ने बताया कि अगर भूकंप आ जाएगा तो सबसे पहले मैं सर टेबल के नीचे घुस जाऊंगा। हाँ ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया। और कोई कुछ बताना चाहता है? और कोई कुछ बताना चाहता है? क्या करेंगे? मतलब इतना तो पता है आपको कि भागना नहीं है ना, या भागना है? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को ये पता है कि भागना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग 200-250 लोग बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे 200-250 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो एग्जिट हमारे पास 2 ही गेट है ना, तो क्या सारे लोग भाग पाएंगे? अगर नहीं भाग पाएंगे तो एक दूसरे को इंसल्ट करेंगे। तो भूकंप की वजह से तो पता नहीं इंजर्ड होंगे या नहीं होंगे, पर भागने की वजह से हम लोग क्या हो जाएंगे? इंजर्ड है ना, समझे आप लोग? इसलिए जब भी आप लोग एक बड़े समूह में बैठे हुए हैं या कहीं हैं, मेरी तो तरफ भी आपको करना है भागना नहीं है, ठीक है? दूसरा, हम लोग कहाँ हैं? फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जो आप बता रहे हो वहाँ है ना, तो यहाँ से खुले ग्राउंड में जाने के लिए भी समय लगेगा, है ना। सपोज किसी तरह से आप 2, 4, 10, 15, 20 बच्चे निकल भी गए तो उनको भी तो टाइम लगेगा ना खुले मैदान में जाने के लिए। और भूकंप कितनी देर के लिए आता है? कितनी देर के लिए आता है भूकंप? बताओ, कोई भी बताओ। कुछ सेकंड के लिए आता है ना, कुछ सेकंड या ज्यादा से ज्यादा। टीचर इनको पढ़ा रहे हैं, सोच रहे पता नहीं क्या तमाशा है। भूकंप आ गया, अभी इनको एक कमांड मिलेगी, करना क्या है वो सीखना है। तो जो इन्होंने बताया था कि अपने आप को टेबल के नीचे ले जाना, और उन्होंने क्या किया? अपने बैग को अपने सर पे रखा, है ना, ठीक है? तो अब आपका जो साथी आया नहीं वहाँ पे, 200 थे और एक जाएंगे ना, तो वो आप डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपको उनको निकाल के लेके जाना है। तो इसमें हम 2 तरह के मूव यूज करते हैं, एक इमरजेंसी मूव होते हैं, एक नॉन इमरजेंसी मूव। इमरजेंसी मूव्स कौन से मूव्स होते हैं? जिनमें ये बेटा आगे वाले बैठ जाओ, हो सकता है बेहोश हो गया, है ना। बेहोश होने के बाद वो आपको बता नहीं पाएगा कि मेरी गर्दन में चोट लगी है, मेरे सर में लगी है ना, बता नहीं पाएगा ना। और नॉन इमरजेंसी मूव्स वो मूव्स होते हैं जिसमें आपका साथी आपको बताता है कि मेरे को पैर में चोट लगी है, मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे सर में से खून आ रहा है ना, और इवैक्यूएशन में आपकी हेल्प भी करता है ना। बात करेगा, आपके साथ खड़ा होगा, आप सहारा देंगे, उठा के लेके जाएंगे, तो हेल्प हुई ना आपकी। हाँ, तो ये 2 तरह के मूव होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो मूव है वो है शर्ट ड्रैग। क्या नाम है? जैसा नाम है शर्ट ड्रैग, तो शर्ट को खींच के बाहर ले जाना, ठीक है? इस मूव का नाम ही इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो क्या करना है आपको? ये आपके जो साथी है, ये आपके साथी है जो ग्राउंड में वहाँ पे क्लास में गिर गए, तुम क्यों उठ रहे हो बेटा? नीचे बातें नहीं करनी है। ये गिरे हुए हैं, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल गिरे हुए हैं, बेहोश है ना, ये बेहोश होगा। तो आपका जो साथी बचाने के लिए इनको जाएगा वो एंट्री गेट पे पहुंच गया है। एंट्री गेट पे बेटा ये आगे वाले नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, आगे वाले। तरीका ना, छोटी पोजीशन ना, छोटी पोजीशन बनानी है और यहाँ से मूव करते हुए कहाँ आना है? जो आपका साथी गिरा हुआ है उसके फेस के पास आना है ना, यहाँ पे आना है, हेड की तरफ आना है। हेड की तरफ आने के बाद हो सकता है उसको गर्दन में चोट लगी हुई हो, है ना। सबसे पहले सर्वाइकल रीजन जो आपका है उसमें क्या करता है? वो सिक्योर करता है, ठीक है? इसलिए करता है क्योंकि ये ऐसे रीजन हैं जिनमें बाहर से चोट नहीं दिखती है, अंदर की चोटें होती हैं, और अगर आप सिक्योर नहीं करेंगे, नीचे बैठ जाइए, करेंगे तो वो बढ़ सकती है, ठीक है? इन्होंने क्या किया? आपने सबसे पहले इनके हाथ बांध दिए, ठीक है? हाथ बांधने के बाद जो इनकी शर्ट है, शर्ट का एक बटन आप लूजन अप करिए, ताकि जब शर्ट को पकड़ के आप खींचेंगे तो ये जो वी शेप आपकी बनी हुई है शर्ट की, ये गले में ना लगे, सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है?
ये करना है आपने, और उसके बाद कॉलर को फोल्ड करके हाथ से पकड़ लेना है और धीरे धीरे ड्रैग करते हुए एग्जिट वे से बाहर निकलना है। कैसे करना है कोई आगे अपने पैर से, अगर कोई सामान गिर गया है, कोई फैन गिर गया है, कुछ गिर गया है, तो उसको क्या करना है हमने पैर से हटाते रहना है, रास्ता बनाना है। समझ आया सबको? ठीक है। इसी मेथड में नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप ना, या चद्दर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपने साथी को लिटाना है और क्या करना है, आप लोग बैठ के देखिए, कोई बात नहीं, समझ आएगा ना। बेटा सुन भी लो, सुन भी लो। वही हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, क्या करना था, बस शर्ट को फोल्ड करना था, बटन लूजन अप करना था, और क्या करना था, ड्रैग करके लेके जाना था, इतना ही काम। वही डेमोन्स्ट्रेशन में था, आपसे भी करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड में क्या हो सकता है, आप किसी कंबल को बिछा के कंबल से भी ले जा सकते हो, है ना, खींच के कंबल। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो बताओ, स्ट्रेचर से भी ले जा सकते हो, वो भी सिखाया जाएगा कि स्ट्रेचर कैसे बनाया जाता है ना। अब इसमें हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाया है, एक जो आपका साथी है वो कैसे लेके जा रहा है उसको, अब इसमें ही दो साथी भी ले जा सकते हैं आप, है ना। दो कैसे लेके जाएंगे वो देखिए, सेम वही मेथड है। एक बंदा जो आपका साथी है वो क्या करेगा, अब इसको पुल करेगा, और जो यहाँ पे बैठा हुआ है पैरों की तरफ ये पुश करेगा, ठीक है। तो आप जो आपको पावर पहले लग रही थी वो पावर आधी होगी, है ना, दो लोगों की पावर, तरीका ये होगा, ठीक है। समझ आया? यस सर। अभी आपको बताते हैं कि प्लेग्राउंड में कई बार खेलते खेलते चोट लग जाती है, मेथड का नाम जानना जरूरी है ना, जान होता क्या है उसमें, करते कैसे हैं वो जानना जरूरी। तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में क्या है, ये आपके साथी जो है, ये जो आपके साथी है ये क्या है, इंजर्ड, ठीक है, और ये इनको बचाने के लिए आए। तो जब बचाने के लिए आएंगे तो इन्होंने आके इनसे पूछेंगे कि क्या हो गया, तुम यहाँ है बाहर, है ना, पूछेंगे ना, ये बोलेगा यार मेरे पैर में चोट लगी है, मैं कैसे आपको, है ना, ऐसा सोच। तो ये जो आपका साथी बचाने के लिए आया है, इसने भी सेम इसी की तरह पोजीशन बनाई और अपने पैर के ऊपर इसका पैर रख लिया, ठीक है। जो पैर इसका सही है, नीचे 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 हो जाओ बेटा, आगे वाले मत उठो, लेफ्ट लेग में आगे वाले मत उठो, नीचे हो जाओ तुम, पोजीशन बनानी है, राइट में लगी है नीचे हो जाओ। राइट वाला जो रेस्क्यूअर है वो राइट साइड में पोजीशन बनाएगा और अपने पैर के ऊपर पैर रख के उसको बांध देगा। बांधने के लिए आप अपने रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, या कोई कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे हो जाओ बेटा, आगे वाले नहीं, कुछ लो, नीचे हो जा, नीचे बैठ पूरा। बांधने के बाद ये खड़ा करेंगे इनको ना, और ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन सा मूव हुआ, ये कौन सा वाला मूव हुआ, मैंने दो मूव बताए थे, इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी। तो ये नॉन इमरजेंसी वाला मूव हुआ क्योंकि इसमें पेशेंट आपको सपोर्ट कर रहा क्या है, हेल्प कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है ना। इस तरह से क्या है, आप देखिए चलने का तरीका क्या होगा। ये जो दोनों बाहर के पैर हैं, उनका बाहर वाला और इनका बाहर वाला, ये एक साथ मूव करेंगे, और जो अंदर टाई किया हुआ है वो एक साथ मूव करेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस इस तरह से है। आप अपने साथी को असेंबली एरिया में जहाँ भी आप इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे लेके जाना। क्लियर हुआ, समझ आया सबको? ठीक है। दोनों पैर में चोट लग गई, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पैर में चोट लग जाए। तो ये इस तरह से दूसरे वाला पैर इनके पैर पे रखा जाएगा। अब रेस्क्यूअर कितने चाहिए, दो चाहिए, और ये इस तरह से ये वाला पैर और वो वाला पैर एक साथ मूव करेगा और बीच वाले पैर एक साथ मूव करेगा। इस तरह से, ठीक है। आप अपने साथी को जहाँ पे आप असेंबल हुए हैं वहां पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। पेश कर रहे हैं, पेश करने के बाद हाथों को जो आपका फ्री हैंड था उससे दूसरे के हाथ को पकड़ लेना है और ये इस तरह से एक सीट बना ली, ठीक है। समझ आया इतना? उसके बाद बैठ जाना है
और ये आपके जो साथी थे इंजर्ड वाले थे, ठीक है, ये चल के नहीं जा पा रहे वहां पे, ऐसी सिचुएशन है। तो इनको क्या करेंगे, सीट पे बैठा देंगे। इस तरह से बैठा के आप अपने साथी को बाहर ले जा सकते। समझ आया? समझ आया सबको? Yes, sir. और क्या कर सकते हैं? बंदी बैठा के ले जा सकते हैं, पिगी बैग बोलते हैं उसको। बंदी बैठाया सबने एक दूसरे को, खेलते हैं डब्लू पिलन। तो उसमें पिगी बैग बना के आप अपने साथी को ले जा। कट्टे खेलते हैं, कट्टे गर्ल्स खेलती है कट्टे? कौन कौन खेलता है? बाकी नहीं खेलती? बस इतने लोग खेलते हैं। बॉयज में कौन कौन खेलता है? बॉयज भी खेलते हैं। गिट्टे तो खेलते ये हैं, गिट्टे। गेम अब नेशनल गेम हो गया है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। गट्टे खेलना नेशनल गेम की कैटेगरी में आ गया है। ओहो। तो आप लोग इसके अंदर भी आगे जा सकते हैं अगर किसी को स्पोर्ट्स में। चलो भाई, शौक है तो खिलाओ। गट्टे पहले बोलते हैं तो खाने तो भूल गए। आप लोग जो पिगी बैग करते हैं, बेटा ये बीच में नहीं खड़े हो प्लीज, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ आराम से। अच्छा आपस में बात करेंगे ना, आपस में नहीं बातें करनी है। मेरी बात आज हमें सब कुछ इस टीम से सुन गए, जो देखो। जागरूकता मिलेगी वो सबसे पहले आपके साथी के पास जाना है, उसके पैर फोल्ड कर देने हैं, ठीक है? पैर फोल्ड करने के बाद नीचे हो जाओ, नीचे। और तुम आगे वाले कैसे हो जाते हो ऊपर? और आप नीचे लोगों हो। को क्रॉस में पकड़ना है, ठीक है? आप लोगों को उसको क्रॉस करके पकड़ना है और ये इस तरह से उसको आगे झटके से और गोली भी करना ना, गोली उड़ाते ना जैसे वैसे उठा के करके दिखा सकते हो। पहले स्लो करना है। बेटा आवाज नहीं, हम सीखते हैं, पहले स्लो सीखते हैं ना, अभी तो परफेक्शन आएगा। आवाज नहीं। हाथ सीधे करो, हाँ। जितनी आसान लगती है चीजें उतनी होती थोड़ी ना। खड़े होने पर हमको दिखेगा, ऊपर खड़े होने हंसना नहीं है, नीचे बैठो, नीचे बैठो। ये बीच में क्यों खड़े हो गए? ये क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड से घूम रहे हैं ना। एक साथ हाथ पैर रखना। ये बहुत बढ़िया, ये ऐसे चलना है, ठीक है? तालियां इनके लिए। शर्ट पहनी हुई इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जो गर्ल्स के बाद दुपट्टा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सारी चीजें दिखाई जाएंगी, देखते रहिए। सबसे पहले क्या करना है, कमर को या दिमाग के अंदर उसको लगा देना है। हीरो लगा रहा है और उसके सेल लगा के पागल है। फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद दूसरा पोज क्या रखना है, आपकी की जो विड्थ है, जैसे आप लोग भी आपको भी लगभग इतनी है ना, इतनी है ना चौड़ाई, इतना ही नाप कर लेना है और नाप के दूसरे वाला पोल जो है वहां पे रख देना है, ठीक है? और कंबल को दोबारा से फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद ही आप इस तरह से बस सही दिखाई चीजें हैं ये, है ना? थोड़ा थोड़ा आया, स्ट्रक्चर वाला लुक आया। ठीक है, रियल क्या लाइफ करेंगे? की सिचुएशन है। इसको टेस्ट करेंगे कि जो आपने बनाया है
इस पे अगर किसी को हम लेके जाएंगे तो कई रास्ते में तो नहीं गिरा देंगे, नहीं बेटा। तो इसकी क्या करेंगे हम? टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो ये नीचे हो जाओ, साथी से नीचे हो जाओ। करवा रहे हैं, उसको उसका फेस जमीन की तरफ होना चाहिए। नीचे हो जाओ, ये बीच में जो बच्चे उठते हैं। ठीक से नहीं बना तो गिरे तो उसके सबसे पहले हाथ लगे जमीन पे। अगर आपने उसको उल्टा करके लिटाया तो सर बजेगा उसका, है ना? चोट लग सकती है। ये देखिए टेस्टिंग कर दिया हमने। ठीक है सचिन, ले जा सकते हैं? अब क्या है, टी शर्ट पहनी हुई है आपने ना, तो आपको इसके कॉर्नर जो है, एंड पॉइंट्स जो है उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, पकड़ने के बाद इस तरह से पोजीशन बनानी है और आपका जो साथी रेस्क्यू है वो क्या करेगा, आपकी टी शर्ट को निकाल के इस पर ये जो आपके फालतू के पार्ट्स जो लटक रहे हैं इसको आप कवर अप करना है आपको। ठीक है, स्ट्रेंथन के लिए कवर अप तो इस तरह से आपका कुछ बनेगा। ठीक है, लग रहा है कुछ स्ट्रेचर टाइप। अब इसकी टेस्टिंग भी करनी जरूरी है। पता लगा किसी ने 25 साल पुरानी टी शर्ट पहन रखी और स्ट्रेचर बना दिया। तो जैसे ही आपने टेस्टिंग की वैसे ही पेशेंट की पहले गर्दन टूटी हुई थी और उसका सर भी फोड़ दिया। दोनों काम हो सकते हैं, टेस्ट भी करना है। ठीक है, ये टी शर्ट नहीं है इसका मतलब है ना। अभी क्लैपिंग करो। साफ कपड़ा लिया इन्होंने और उसको प्रेस किया। ठीक है, पहला पॉइंट ये अप्लाई प्रेशर। समझ आया सबको? यस सर। अब कुछ देर आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो बॉडी में एक विटामिन है, वो क्या करता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन के। क्या करता है? सीधा बैठ। हाँ, खून को क्लॉट करने में मदद करता है। पता है सबको? हमारी बॉडी में एक विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो वो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा और जो हमारा खून बह रहा है उसको रोकने में मदद करेगा। पहला तरीका। ठीक है, अब सपोज कि उससे नहीं हो पाया, हो सकता है गहरा कट लग गया हो ना। गहरा कट लगने के बाद खून आपका आपने उसको हार्ट लेवल से ऊपर लेके जाना। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिवेशन करेंगे। इनके हार्ट एरिया से ऊपर लेके गए ना, हाथ को लेके गए ना। ठीक है, एलिवेशन में दो फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से? पहला फैक्टर कि हार्ट को ब्लड जो हमारा शरीर में क्या हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है। पंप करने के बाद सर से लेके पैर तक उस पंपिंग की वजह से हार्ट जा रहा है ना। आपने देखा होगा, आप अपनी पल्स चेक कर रहे हैं तो या क्या धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है ना, पंपिंग हो रही है ना। तो ये पंपिंग कहाँ से आ रही है? हार्ट से आ रही है। ठीक है, तो पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको, साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं? ब्लड को पहुंचा रहा है। अब अगर किसी चीज को इसकी क्षमता से बाहर कराया जाए, सपोज कि किसकी क्षमता है हेड तक खून पहुंचाने की, है ना। अब मैं हेड, ठीक है, और ये जो एक पोर्शन है इसको आगे से लेना है और एक पोर्शन को हाथ के नीचे से लेना है, यानी कि हाथ के आगे और पीछे से लेना है। ठीक है, समझ आया? उसके बाद गर्दन में पीछे गॉज पीस रखना है। गॉज पीस मतलब कोई कपड़े का टुकड़ा और रख सकते हैं ताकि जो गांठ बंधेगी वो उसको चुभे। ठीक है, उसके लिए और गर्दन पे उसको बांध देना है। पहला ये काम करना। सेकंड काम क्या करना है? ये जो देख रहे हैं आप पट्टी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी उसको लेते हुए और ये शोल्डर, जिस शोल्डर में चोट लगी है, ठीक है, उसके ऊपर से
ठीक है, नीचे से नहीं लेना है। अगर नीचे से लेंगे तो आपका हाथ क्या, अभी मैंने यहाँ स्टेबल किया ना यहाँ पे, तो अभी आपका हाथ यूं तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि पहले वाली बैंडेज बांध दी है, पर यूं हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है ना। अब इसको ऊपर की तरफ होने से रोकने के लिए मेरे को यहाँ कुछ बांधना पड़ेगा। तो सेकंड वाला जो आपका बैंडेज वो है एंगल बैंडेज, वो यहाँ पे मैंने इस तरह से बांधा, इसको पीछे की तरफ बांध दिया बेटा आवाज नहीं। अब ये अपना हाथ जो है ना तो नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं और ना ही ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, समझ आया? ये इस तरह से पीछे आपको बांधना है, ठीक है? क्लियर हुआ? करने से क्या होगा? करने से सिर्फ और सिर्फ आपका जो साथी है उसको पेन में रिलीफ मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ना तो आप लोग डॉक्टर हैं ना हम लोग डॉक्टर हैं, ठीक है? आगे जो डिसलोकेशन हुआ है उसको एक्सरे करेगा, चेक करेगा, फ्रैक्चर तो नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो डॉक्टर का काम है। हमारा काम क्या है? स्टेबलाइज करना, स्टेबलाइज करके एम्बुलेंस को या डॉक्टर के पास उसको ले जाना, समझ आया? जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सिर्फ स्टेबलाइजेशन के लिए है, उसमें आपको उसको कोई दवाई नहीं देनी है, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, ठीक है? लगाया अभी तक किसी को? ये है आप, कौन है ये आएंगे इसके पास, वीडियो बनाया है। लो ऐसा तो ये सबसे पहले इनके पास आते हैं, आने के बाद इनको हिलाते डुलाते हैं और चेक करते हैं, है ना? अगर ये है ना, ये बेहोश हो गए, ये मान लो बेहोश हो गए है ना, तो अगर मैं इनको इनके पास जाके पूछूं भाई साहब ठीक हो क्या, भाई साहब ठीक हो क्या, है ना, ऐसे पूछूंगा तो हो सकता है बेहोश हो ना खड़े हो, है ना? और मैं इनको अच्छे से हिला के पूछूंगा, है ना, थपकी मार के पूछूंगा तो हो सकता है कि कोई रेस्पॉन्स आ जाएगा, हो सकता है वो बेहोश हो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है ना कि उसकी सांसें चल रही है नहीं चल रही है, वो आगे चेक करेंगे आप। अभी तक इतना ही है कि कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, उसको चेक करना है उसके पास सबसे पहले। बहुत अच्छा बात, चेक किया इन्होंने और इनको पता लगा कि ये रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अनरेस्पॉन्सिव है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो क्या चेक करेंगे? ये पल्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पल्स चेक करेंगे। कौन कौन सी पल्स बताई मैंने आपको? रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड। कौन से? कैरोटिड। एक फेमरल पल्स होती है, एक पैर में होती है डोर्सल पेडिस। इस तरह से मोटी मोटी नसें हैं जिनमें आप अगर हाथ रख के चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो दर्द है, ठीक है? पल्स बॉडी के सारे मतलब सारे बॉडी में है ना? पर क्या आप जो नाखून की यहाँ पे जो आपकी उंगली फिंगर टिप की टो है यहाँ पे जो पल्स है उसको महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो आपको वो वाली पल्स चेक करनी है जो महसूस हो पाए, ठीक है? तो इन्होंने कैरोटिड पल्स को नीचे हो जाओ भाई, नीचे हो जाओ। क्या बता रहे पल्स इन्होंने बोला absent, पल्स नहीं है, ठीक है? अगर पल्स है तो क्या करेंगे? अगर पल्स है तो क्या करेंगे? तो उसकी सांसें चेक करेंगे। अगर पल्स नहीं है तो पल्स नहीं है नोट करके फिर भी उसकी सांसें चेक करेंगे। दोनों ही केस में अब आपको क्या चेक करना है? उसकी सांस चेक करनी है कि वो सांस ले रहे हैं। सांस चेक करने का तरीका, सांस चेक करते वक्त आपको इस तरह से पोजीशन बनानी है। पोजीशन में आपका जो फेस है आपको टर्न करना है और उसकी चेस्ट लेवल पे उसको देखना है ना? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट अप एंड डाउन होती है ना? हाँ, तो वो आप वो क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं। इन्होंने एक रुमाल रख लिया उसके ऊपर और हाथ रख के मूवमेंट देख रहे हैं चेस्ट। और जो कान है वो उनको कहाँ लगा दिया? नोस्ट्रिल के पास लगा दिया, नाक के पास, ताकि अगर वो सांस ले रहा है तो सुनाई भी दे और चेस्ट के राइज एंड अप डाउन से आपको दिखाई दे। समझ आया? इस तरह से आप चेक करेंगे और साथ में क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। रेडी का पेन। अभी इन्होंने 1001, 1002 इस तरह से काउंटिंग करके क्या किया? उसकी सांसों को चेक किया। और ये ऐसे भी तो किया जा सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी तो किया जा सकता था।
कर सकता था ना, पर क्या हम इतनी तेज सांस ले रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी सांस लेते? 2 या 3, इतनी नहीं ना। तो काउंटिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अपने शब्दों को बढ़ाने के लिए हमने उसमें 1000 ऐड किया, 1001, तब तक एक सांस हो गई 1002, है ना। यानी कि आपको रिदम मिलाना है सांस का और आपकी काउंटिंग का रिदम मिलाना है, तब आपको पता लगेगा कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। अगर आप फास्ट हुए तो आपको सांस पता ही लगेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि जो उसकी ब्रीदिंग है, सांस लेना है, वो अपसेंट है, पल्स अपसेंट और ब्रीदिंग अपसेंट। और जब किसी व्यक्ति की पल्स और नीचे हो जाओ, दोनों अपसेंट होगी, नीचे हो जाओ, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? नीचे हो जाओ बेटा, बीच क्या अप्लाई में। करते हैं? सीपीआर अप्लाई करते हैं। सीपीआर अप्लाई करने से पहले पेशेंट के ठीक है, सीपीआर देने से पहले पेशेंट का एयरवे भी चेक किया जाता है। एयरवे किस लिए चेक करते हैं? हो सकता है कि उसके गले में कुछ फंस गया हो, गले में फंसने की वजह से गला चोक हो गया हो, चोक होने की वजह से वो ना सांस ले पा रहा हो ना उसकी धड़कन। सांस नहीं लेंगे तो धड़कन कहाँ चलेंगे? भाई आप सांस लेंगे, ऑक्सीजन जाएगी आपके लंग्स में, वो फिर हार्ट में जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगी, उसके बाद आपके पार्ट्स में जाएगी। वहां जाने के बाद सबसे छोटी इकाई कौन सी है शरीर की? सेल। बहुत बढ़िया, कोशिका। कोशिका में जाएगी, कोशिका के नाभिक में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वहां जाएगी, है ना, जाती है। हाँ, जो काम वो जीवित रहता है। अगर उसको ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं मिलेगा वो मर जाएगा, सेल मर जाएगा ना। और सेल मरना शुरू हो गए तो हमारे शरीर में जो असंख्य सेल है धीरे धीरे करके मरेगा और हमारी बॉडी मर जाएगी, है ना। सेल मरेगा तो ऑर्गन मरेगा। सेल छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन मरेगा, ऑर्गन मरने के बाद बॉडी मर जाएगी, है ना। ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी तक की जो कार्रवाई थी उन्होंने की, इसके बाद क्या करना है? एयरवे चेक करना है। एयरवे को आप कैसे चेक कर सकते हैं? एयरवे को जब चेक करेंगे तो गर्दन को टिल्ट करना है और दोनों हाथों से यहाँ से पकड़ना है, ये डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखते रहो, और टिल्ट करना है अपनी तरफ। टिल्ट करके एक हाथ से यहाँ प्रेस करके और नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि उसका मुंह जो है खुल जाए। खुलने के बाद आपको दिखाई देगा कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। तो ये एयरवे चेक किया, सांस लेने का एयरवे, है ना। 2 वे है ना, एक एयरवे है, एक फूड वे है, पता है सबको? एक हमारे यहाँ से एयरवे है और एक फूड वे है। हाँ, तो इन्होंने वो चेक कर लिया, उसमें भी देखा इन्होंने कि कुछ नहीं फंसा हुआ है, तो इस व्यक्ति को सीपीआर की आवश्यकता है ना। ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको इसलिए दिखाया, इसमें समझने वाली बात ये है कि जो व्यक्ति गिरा है वो कितनी देर पहले गिरा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के केस में सीपीआर दें। इसको समझने के लिए मेडिकल टर्म की 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इंसान की मृत्यु 2 तरीके से होती है। पहला तरीका क्लिनिकल डेथ, जब शरीर के मोस्टली अंग, सिर्फ दिमाग को छोड़कर बाकी के जो ऑर्गन्स डेड होता है, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल डेथ। और जब आपका दिमाग भी डेड हो जाए तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। 2 तरह की डेथ है, क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजी। और इन दोनों के बीच में कुछ समय होता है, समय 4 से 6 मिनट का हो सकता है। कितना? 4 से 6 मिनट। तो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच का जो समय है उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। और सीपीआर के लिए यही समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में आपने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा था और चलते चलते वो गिर गया, है ना। तो ये आपने देखा है। उसके बाद आपने सांसें वासें चेक करी, उसकी पल्स चेक करी, है ना, एयरवे चेक करा। तो अभी आपके पास क्या चला हुआ है? गोल्डन पीरियड चला हुआ है। इस पीरियड में अगर किसी व्यक्ति को सीपीआर मिल जाए तो वो 100% रिवाइव करेगा, 100% रिवाइव करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपने देखा ही नहीं कब गिरा है, तो पता ही नहीं लग रहा कि 1 घंटे पहले गिरा है, 2 घंटे पहले गिरा है, 12 घंटे हो गए उसको, है ना, किसी को पता ही नहीं लगा।
तो इतने टाइम में उसकी क्लिनिकल और बायोलॉजिकल दोनों डेथ हो चुकी होगी। और जो क्लिनिकल डेथ है वो रिवर्सिबल है ना, उसको रिवर्स किया जा सकता है। और बायोलॉजिकल डेथ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। वो कौन सी डेथ है? इरिवर्सिबल। जब आपका दिमाग मर गया तो फिर जिंदा नहीं हो सकता। समझ आ रहा सबको? अभी आपको बताते हैं, समझ आया सबको? किसको CPR देते हैं, क्यों देते हैं, कब देते हैं, कौन सा गोल्डन टाइम होता है, कौन कौन से ऑर्गन पहले मरते हैं, कौन सा बाद में मरता है, क्या क्या चेक करना है, पल्स चेक करनी है, ब्रीदिंग चेक करनी है, एयरवे चेक करना है। समझ आया? अरे समझ में आया ना सबको? हाँ तो अच्छी तरह बोलो। इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एक बार बताने की समझ ना आ, है ना। और अगर इसके मेथड को आप गलत तरीके से फॉलो करेंगे तो आप उसकी मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या नहीं करने से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये पेशेंट है। अब मैंने पहला पॉइंट बोला था, किसी भी जीवित व्यक्ति को CPR नहीं दिया जाता, बोला था। अभी सभी सुन रहे हैं? किसी भी जीवित व्यक्ति को CPR नहीं दिया जाता, इसलिए हमने डम्मी, ये डम्मी है ना, इंसान जैसी दिख रही है, इसके ऊपर हम CPR अप्लाई करेंगे। तो कभी भी अभी आप लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं, कभी इसकी प्रैक्टिस करें जाके। किसी भी जीवित व्यक्ति पर CPR अप्लाई नहीं करना है। मैंने ये बात 25 बार बता दी आपको। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, सीख लेते हैं, उसके बाद फिर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसीलिए सर से रिक्वेस्ट करके मैंने 5th क्लास और ऑनवर्ड क्लासेस के लिए ही ये प्रोग्राम रखा है। क्योंकि आप लोग समझदार हैं, किसी भी जीवित व्यक्ति को आपस में किसी को ट्राई नहीं करना है। घर पे पता लगा छोटा बच्चा था, जाके CPR दे दिया उसको, है ना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? यस सर। तो ये डमी है, इसके ऊपर हम ये बताएंगे कि किस तरह से CPR देने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले CPR देने के लिए आपको हार्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? तो क्या होता है हार्ट? क्या होता है? लेफ्ट साइड। राइट वाले कहाँ है? कौन कौन है? जो ये बोलते हैं राइट में होता है, और जो ये बोलते हैं बीच में होता है, वो कौन कौन है? और कौन सी क्लास में बेटा? 5वीं क्लास वाले बच्चों को पता है, 12वीं वालों को नहीं पता? नहीं पता? तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया। हमारी बॉडी में एक क्या है? स्टर्नम है। यहाँ पे एक हड्डी है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? जो क्या करता है? हमारे रिब्स केस है ना, हाथ लगा के चेक करो, सबके मिलेंगे यहाँ लास्ट में फ्लोटिंग वाले मिलेंगे। ठीक है, पीछे एक रीढ़ की हड्डी है, वो पीछे ऐसे जाके कवर करते हैं। तो आगे की तरफ जो रिब्स केस है वो सारे स्टर्नम पे जुड़े होते हैं। ठीक है, और पीछे की तरफ कहाँ जुड़े होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़े होते हैं। समझ आ रहा है? और कुछ 2-3 पेयर ऐसे होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं, है ना। एक तरफ से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी कि वो जुड़े नहीं होते, कर रहे होते हैं। अब जो ये स्टर्नम है, ये किस लिए दिया भगवान ने हमें? ये इसलिए दिया, ये हार्ट की प्रोटेक्शन कर, इसलिए। तो जो हमारा हार्ट है वो एग्जैक्ट स्टर्नम के पीछे की साइड है। कहाँ है? स्टर्नम के पीछे की साइड और स्लाइडली लेफ्ट। स्टर्नम के पीछे और स्लाइड लेफ्ट। समझ आया? अभी प्रैक्टिकल में देखो कहाँ होता है। ये इंसान है, ठीक है, ये इसके रिब्स केस है, ये दिख रही है लाइन है, ये रिब्स केस है। ये इसका स्टर्नम है, ठीक है, जिसपे आगे की तरफ। और ये जहाँ एंड पॉइंट है इसका, चेक करो सभी लोग, जहाँ स्टर्नम का एंड पॉइंट है, टटोल के लाओ यहाँ पर, जहाँ पे मल्टी खत्म होती है, उस एंड पॉइंट को बोलते हैं G5 प्रोसेस। क्या बोलते हैं? यहाँ जाके नरम होगा ना। G5 प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, ये जो G5 प्रोसेस है, इस पे आप उंगली को अंदर की तरफ प्रेस करो, प्रेस करोगे तो आपको सीधे लगेगा कि मोमेंट, है ना, हल्का लगेगा। अगर इसको ज़्यादा तेज दबा दिया जाए तो जो इंसान खाया पिया है वो सब बाहर डाल देगा।
और इस विधि का इस्तेमाल भी करते हैं। कब करते हैं? जब किसी को गले में कुछ फंस जाए। जब किसी को गले में कुछ फंस जाता है तो उसको हम बोलते हैं FBOA, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे, है ना। एयरवे के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गई है और वो अटक गई है, तो उसका जब हम इलाज करते हैं तो ये जो आपका अंगूठा है इसको फोल्ड करके और उंगलियों को बंद करके और यहाँ लगाते हैं इसको, और लगाने के बाद थ्रस्ट देते हैं इनवर्ड एंड अपवर्ड। इनवर्ड अपवर्ड थ्रस्ट देते हैं तो जो बंदा है उसने जो खाया है वो नीचे डाल देता है, यानी कि उसके गले में जो अटका हुआ है वो बाहर आ गया। समझ आया? ये तो वैसे शैतान बच्चा वो छोटे बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो उनके लिए अलग मेथड है, ये अडल्ट के लिए मेथड है। ये जो बड़े लोग हैं उनके लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं, छोटे बच्चे के लिए मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, ठीक है। अभी हम CPR की बात करते हैं। तो ये जो बहुत लंबा प्रोसेस है हो गया, आपका, बहुत लंबा हो गया। इसमें 2 उंगलियां रखनी है। एक्चुअली स्पेशली चलता हाँ, तो है बिना ना, आवाज नहीं तो सारी चीजें बता देगा। चीज है, इसको ध्यान से स्कूल सुन का लो। पूरा प्रोग्राम बना इसके लिए। CPR में 5 मिनट में भी खत्म कर सकता था, और मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आपको समझ रहा है ये होता क्या है, इसमें होता क्या है। फॉर्मूले प्रूव करते सीधे बैठो बेटा, ये कैसे? क्या हो गया? करते हो ना, अभी समझ में आता है ये फॉर्मूला बना तो बना रहा। खाली फॉर्मूले भी तो दिए जा सकते थे आप लोगों को पढ़ने के लिए कि ये फॉर्मूले है भाई पढ़ लो यार, कर लो, इसको अप्लाई कर देना। पर जब तक इवेंट समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर, तब तक क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करना है हमने, जो आपका G5 प्रोसेस है उस पर 2 उंगलियां रखनी है। 2 उंगलियां रखने के बाद यहाँ पे दूसरे हाथ से 2 उंगलियां रखने के बाद अभी इन्होंने ऊपर उठाया हुआ है, इसके इनका दूसरा एंड फ्री नहीं है ना, तो दूसरे एंड का क्या करते हैं या मार्क करते हैं, ये उंगली रखते हैं दूसरे एंड की, है ना। और फिर क्या करते हैं, अपने जो हथेली का जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना, हथेली के स्ट्रॉन्ग पोर्शन को उस पॉइंट के ऊपर रखते हैं, वही आपकी हार्ट टीपा में हमें क्या है, हार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट समझ आया सबको। 15 मिनट दिए मैंने हार्ट लोकेशन समझाने नहीं, के लिए, बस इसकी बहुत बड़ी अच्छी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस थी। है। अगर आप ग्रैब करने के बाद लोकेशन निकाल ली, वहां पे रख दिया, पोजीशन देखिए, पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज कर रहे हैं आप लोग, मेरी टीम में काम फंस मेरे को दिखाई नहीं दे रहा आवाज कौन कर रहा है, ये फायर सेफ्टी के लिए हमें वाले ठीक है। एक नाइट स्टे करो। हाथों से पावर लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, हैंड्स रखिए, 30 स्ट्रोक लगाने हैं। कितने स्ट्रोक लगाने हैं? 30 स्ट्रोक लगाने हैं। जैसे ही 30वां स्ट्रोक लगाएंगे, काउंटिंग बोलनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 1, ठीक है। अभी देखना डेमोन्स्ट्रेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, स्पीड जो है, स्पीड अब आपकी ये वाली रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 60 सेकंड में कम से कम आपके 100 से 120 स्ट्रोक लगने चाहिए, ये इसकी स्पीड है, ठीक है। कितने लगने चाहिए? 100 से 120, इतनी स्पीड से आपको स्ट्रोक लगाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे ही 30 काउंट हुई तो 1 बोला इन्होंने, यानी कि एक साइकिल, अभी साइकिल के बारे में बताऊंगा मैं। 30 में क्या बोला? 1 बोला। 1 बोलते ही जो साथी रेस्क्यूअर है, अगर आप अकेले हैं तो यहाँ से हट के फेस पे जाना है और उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने हैं। कितने देने हैं? 2 रेस्क्यू ब्रीथ। अगर आप 2 लोग हैं तो ये वाला जो है क्वेश्चन बना के रखेंगे और वो वाले जो है क्या करेंगे, रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, ठीक है। अब रेस्क्यू ब्रीथ की बात करते हैं। हमारे पास इस तरह के CPR मास्क होते हैं, इसमें एक वाल लगा हुआ है। यहाँ आने के बाद कुछ नहीं बताऊंगा, फिर आपसे करवाया जाएगा। फिर आप CPR कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं?
अरे जाना नहीं है, इधर बैठो। इन्होंने बोला सबसे पहले आपको इसकी पिन निकालनी है, समझ आया पीछे तक? बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है? हाँ, दूसरी सेकंड स्टेज पर क्या करना है इसको? फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अगर आपने इसको नहीं किया सेकंड स्टेप इन्होंने बहुत सही कराया। बैठ जाओ। इन्होंने क्या बताया आपको कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? फॉर्मूला बनता है P8 E से क्या बनेगा? पुल द पिन। B से पिन। सबसे पहले पिन को निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बनेगा? जो आपकी नजर है, एम ना नजर, आपकी तरफ नजर को एम करना है। क्या करना है? सिर्फ एम करना है। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? स्क्वीज द लीवर। एक इसमें लीवर लगा हुआ है, ये जो हैंडल है ना, इसको स्क्वीज करना है, स्क्वीज द लीवर। और चौथा जो ऐसे उससे क्या बनेगा? स्वीप, झाड़ू लगानी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लगानी का है जैसे ये आग लगी हुई है यहाँ पे, तो आपका जो एंड पॉइंट है वहाँ पे आपको इसको डालना है, इसका जो भी केमिकल है। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर आजकल मल्टी फायर एक्सटिंग्विशर